आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही इस समय देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड बना हुआ है। इस समय जो पूरा मोदी विरोधी गैंग है, वह इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने माथे पे, अपने सर पर लेकर घूम रहा है। लेकिन यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा मोदी विरोधियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए और उनके पालतू पत्तलकारों और दरबारियों के लिए 2019 का राफेल साबित होने जा रहा है। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे मोदी विरोधी गैंग ने एक फर्जी राफेल मुद्दा को लेकर आया, जिसके ऊपर देश में बवाल किया गया, और किस तरीके से उस राफेल मुद्दे ने इन सबका मुंह काला कर दिया। यहां तक कि जो इन दरबारियों का, खैरातियों, खलिहरों का जो पालनहार है, राजनीतिक बाप, उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था। एक बार फिर से उसी तरीके का दृश्य दोबारा देखने को मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को ये लोग अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए इतना बड़ा मुद्दा मोदी विरोधियों ने बनाया कि शायद इनको उम्मीद था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अडानी और अंबानी ने बहुत सारे पैसे दिए होंगे, लेकिन पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रक्रिया में अडानी अंबानी का कहीं कोई नाम नहीं। लिस्ट में अडानी अंबानी का नाम न होना पूरे मोदी विरोधियों के लिए, खैलियर खैराती दलालों के लिए, पत्तलकारों के लिए सबसे बड़ा झटका था। ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे, इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी अंबानी का नाम न होने का अब तक सही तरीके से शोक भी नहीं मना पाए थे कि उससे पहले फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने जो दूसरा संशोधित इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा सार्वजनिक किया है, उस डाटा ने तो पूरे मोदी विरोधी गैंग को एक तरीके से नंगा कर दिया है, और यह स्पष्ट कर दिया कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी 2019 वाला राफेल जैसा हो गया है। जिस तरीके से इन्होंने 2019 में राफेल मुद्दे को लाकर एक बड़ा ब्लंडर किया था, यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उससे भी बड़ा ब्लंडर है मोदी विरोधियों के। पूरी तरीके से नंगा हो गया मोदी विरोधी, और खास करके जो राजनीतिक दलों के तरफ से पत्रकार के आड़ में छुपकर दलाली कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन दलाली में बीत गया, जो पहले कांग्रेस के सरकार में भारत सरकार का दामाद बनकर पूरी दुनिया में घूमता था हवाई जहाज से प्रधानमंत्री के साथ, उन दलालों का तो और बुरा हाल है, जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे ऐसा माहौल बनाना दिया था इस देश में कि ना जाने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या करिश्मा कर दिया। जबकि सच्चाई यह है, इतनी हैसियत इस समय राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का है, और उससे अगर मुकाबला किसी क्षेत्रीय दल का किया जाए तो जमीन आसमान का नहीं, बल्कि पताल और आसमान का फर्क है। इतना फर्क होने के बावजूद भी इतना चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कहीं उससे कई गुना ज्यादा हैसियत के अनुरूप अगर मिलाया जाए तो क्षेत्रीय दलों को मिला है, जिसमें सबसे ऊपर टीएमसी का नाम आता है। जिस टीएमसी का राजनीतिक वजूद सिर्फ एक प्रदेश में है, जिसके पास लोकसभा का मात्र 22 सांसद था, उस टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं अधिक पैसे मिले हैं। लेकिन इन मोदी विरोधियों के तरफ से, खैरातियों के तरफ से, दलालों के तरफ से ऐसा माहौल बनाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पूरा पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अब जो नया सूची आया है, जो चुनाव आयोग ने जो नया खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसके लिए इन्हीं मोदी विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट गया था, ये पूरा प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा फैसला सुनाया है वो मोदी विरोधी गैंग के द्वारा दायर याचिका पे सुनाया है। अब उन्हीं का मांग अब उनके लिए गले का हड्डी बनता जा रहा है। न ये निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं, क्योंकि जो नया खुलासा हुआ है वह पूरी तरीके से इन मोदी विरोधियों को नंगा कर दिया। दरअसल नया खुलासा यह हुआ है कि जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा खरीदार था, जिन्होंने सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है, उसमें उस कंपनी का नाम था फ्यूचर गेमिंग, जो कि तमिलनाडु का कंपनी है, जिसका मालिक सेंटियागो मार्टिन है। जी हाँ,
ये सेंटियागो मार्टिन के लिए कहा जाता है कि यह एक बर्मा का, म्यांमार का एक मजदूर था। ये म्यांमार में मजदूरी करता था, लेकिन भारत में आके इन्होंने कांग्रेस सरकारों के दौरान, क्योंकि 1991 में यह कंपनी बना था, ये फीचर गेमिंग, जो दक्षिण के हर एक राज्यों में खुलेआम लॉटरी का धंधा करता है, इसका लॉटरी का कंपनी है। यह फीचर गेमिंग इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बिक्री में सबसे बड़ा खरीदार रहा है। इन्होंने अकेले 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा 5 साल में, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी का एक पालतू पत्रकार है जो यूट्यूब पे इस समय पत्रकारिता करते, बहुत बड़े चेहरे हैं। ऐसे इस समय जितने भी नैरेटिव करने वाले पत्रकार हैं जो मोदी विरोधी है, वो सब के सब एक जमाने में कहीं ना कहीं बड़े बड़े पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उन सभी को दो कौड़ी का बना दिया है, उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। एक ने तो पूरे देश को कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मेरे पेट पे लात मारा है। दरअसल पेट पे नहीं, नरेंद्र मोदी ने उसके पिछवाड़े पे लात मारा था। इसका दर्द काफी दिनों तक उस व्यक्ति को रहा है और अभी भी है। उसी गिरोह का एक सरगना है अजीत अंजुम। उसने इसी फीचर गेमिंग कंपनी को लेकर सवाल उठाया था कि इस फीचर गेमिंग जो कि एक लॉटरी बेचने वाला कंपनी है, क्या इससे चंदा लेना ठीक है? क्या इसने जो 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था, यह पैसा कैसा था? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ चुका है, रेड भी हुआ है। वह अजीत अंजुम जब अमित शाह जी अभी एक टीवी कार्यक्रम में भाग लेने गए थे अमित मालवीय जी के साथ, टीवी 918 पे, वहां पर इन्होंने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो बोला कि अमित शाह जी ने कहा कि ये जो पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से अधिक रुपए मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खरीदारी वो 20,000 करोड़ का हुआ है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6000 लमसम मिले हैं, 6000 करोड़। तो बाकी का जो 1400 करोड़ है वो किसके पास गया? जबकि इन्होंने, अमित शाह ने कहा कि अगर देखा जाए तो हमारे पास 303 एमपी हैं और 18 राज्य सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार भी है। तो वही पूरा जो विपक्ष है, जो मोदी विरोधी जो इस समय ऑपोजिशन है, उस पूरे ऑपोजिशन को मिला लिया जाए, विपक्ष को मिला लिया जाए, तो 242 सांसद है उनके पास। लेकिन 242 सांसद के बावजूद 1400 करोड़ रुपया तो उन लोगों को मिला है ना। और ये बात सही भी है। अगर हैसियत के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अगर इस समय किसी भी दल का तुलना करे तो जमीन आसमान का नहीं, बल्कि आसमान और पताल का तुलना है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और उस पार्टी को मिले हुए चंदा का तुलना अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी से अगर किया जाएगा, या जिसका हैसियत जमीन पे कुछ बचा ही नहीं है, जिस पार्टी का मात्र 52-54 एमपी है, 2 से 3 राज्यों में घिसी पिटी सरकार है, उसका तुलना अगर इससे किया जाएगा तो ये कितना मुनासिब है। लेकिन उसके बावजूद जो मोदी विरोधी हैं, जो कांग्रेस के द्वारा पालतू पत्रकार है, वो सब जबरदस्ती का मुद्दा बना रहा है। लेकिन इस सभी मुद्दों के बाद जो खुलासे हुआ है उसमें ये हुआ है कि जो फीचर गेमिंग है, इसने जितना पैसे का बॉन्ड खरीदा, उसमें से 34% सिर्फ एक पार्टी को दे दिया। और किसको दिया? इंडिया अलायंस का जो सहयोगी दल है डीएमके, जो कि तमिलनाडु का सत्ताधारी दल है। इस फीचर गेमिंग ने अकेले डीएमके को 509 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि डीएमके को कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिला है वो 665.5 करोड़ रुपया, यानी कि 665 करोड़ 50 लाख रुपया मिले हैं। उसमें 509 करोड़ रुपया सिर्फ एक कंपनी, जिसको अजीत अंजुम लॉटरी का कारोबारी बता रहा था, जिसके लिए गृह मंत्री से पूछ रहा था कि जो 1368 करोड़ रुपए का जो इन्होंने बॉन्ड खरीदा, ये पैसा कौन सा पैसा था? क्या ये ब्लैक धन, काला धन था या कौन सफेद धन था? उसी फीचर गेमिंग ने उसी 1368 करोड़ रुपए में से 509 करोड़ रुपए सिर्फ डीएमके को दे दिया, जो डीएमके को मिले हुए कुल चंदे का 77% है।
और फीचर गेमिंग के द्वारा खरीदे गए कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड का 34% है। अब अजीत अंजुम को पूछना चाहिए डीएमके से कि ये जो तुमने एक लॉटरी कंपनी से जो पैसे लिए हो अपने कुल चंदे का 77%, यह कौन सा पैसा था? यह काला धन था या सफेद धन था? अगर अजीत अंजुम में थोड़ा सा भी इंसानियत बचा है तो इसको पूछना चाहिए डीएमके एमके स्टालिन से कि उसने जो पैसा लिया वो कौन सा पैसा और कैसा पैसा है, और क्या इस सेंटियागो मार्टिन से पैसा लेना जायज है या नाजायज है? क्या इस देश में हर एक बात का जवाब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देगा? ये जो 1650 करोड़ रुपया जो टीएमसी को मिला है, इस अजीत अंजुम को उससे पूछना नहीं मिलता है? क्या ममता बनर्जी से नहीं पूछा जाता है कि ये तुम्हारा हैसियत सिर्फ एक प्रदेश का है? तुमसे कहीं 1.5 गुने अधिक विधायक उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी के पास है, 1.5 से 2 गुना विधायक। तुमसे 25 गुना अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, फिर भी तुम्हें 1650 करोड़ रुपए कैसे मिले? ये सारे खैराती, सारे दलाल इस बात से परेशान हैं कि कांग्रेस को पैसे क्यों नहीं मिला। शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात से परेशान है। तो क्या ये दलाल है, खैराती अब कंपनियों को पकड़ कर जबरदस्ती कांग्रेस को चंदे दिलवाएगा क्या? जिस पार्टी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, जिसके पास कोई नेता नहीं है, जिनके बड़े बड़े नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं बचा है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ सके, उस पार्टी को भला चंदा कौन देगा और किस लिए देगा? और एक भ्रम और फैलाया गया इन दलालों की तरफ से कि इन कंपनियों ने जो चंदा दिया है उसके बदले इनको काम मिला। तो क्या 2018 से पहले या 1952 में जब से इस देश में चुनाव हो रहा है, उस 1952 से लेकर जब तक यह कानून नहीं था तब तक क्या ये बड़े बड़े कारपोरेट जगत राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देता था? और जो ये चंदा देता था क्या उसके बदले उसको काम नहीं मिलता था? 1952 से लेकर 1990 तक जो इस देश में औद्योगिकरण नीति था, जिस तरीके का नीति नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने बनाकर रखा था कि एक ही कंपनी मारुति बेचेगी और एक ही कंपनी स्कूटर बेचेगी, उसके अलावा दूसरा कंपनी कोई नहीं आएगा। अगर जीप बनाएगा तो राजीव गांधी बनाएगा, कार बनाएगा तो संजय गांधी बनाएगा, राजीव गांधी बनाएगा। तो क्या ये सब बगैर राजनीतिक चंदे के हो रहा था? दरअसल मोदी विरोधियों ने हताशा और निराशा में एक ऐसा मुद्दा उठा लिया है जो मुद्दा 2024 के चुनाव में इन मोदी विरोधियों के लिए भस्मासुर की तरह काम करेगा। यह अपने ही मुद्दे से, मोदी विरोधी अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों के भार से 2024 के चुनाव में दब के खत्म हो जाएगा। इनको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा तो है ही नहीं जिसका जनता से सीधा जुड़ाव हो। अब इस चुनावी चंदे का भला इस देश के आम जनता से क्या लेना देना है? कितने परसेंट जनता इस देश का जो इस चुनावी चंदे के ऊपर कोई राजनीतिक विचार करेगा, अपना सोच बदलेगा, अपना विचार बदलेगा? क्या लेना देना है उसको इस चंदे से? भाई इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये दिखा सके जनता को कि हम आपके जीवन में यह बदलाव कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि झूठ बोल सकते हैं कि हम आएंगे तो हम करेंगे, क्योंकि इस समय मोदी विरोधियों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये सभी लोग कभी न कभी कई दशकों तक इस देश के जनता के ऊपर शासन किया है, ये सब सत्ता में रह चुका है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि हम अब तक सत्ता में नहीं थे, अगर हमें मौका दोगे तो हम ये करेंगे। जब इनको इस देश के लोगों ने समय दिया था तो इन लोगों ने नहीं किया, वह पूरा देश जानता है कि किस तरीके से इनके ऊपर जो देश ने भरोसा किया, उनके भरोसे को इन लोगों ने तोड़ा है। जनता के भरोसे को तोड़कर इन लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए हर एक चीज किया है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि अब ये जो मुद्दा लेकर जाते हैं जनता के बीच में, जनता इनके मुद्दे पे ध्यान ही नहीं देता। जनता इस समय मोदी विरोधियों को इस तरीके से देख रहा है कि ये लोग सिर्फ एक मनोरंजन का, इस समय देश का जनता मोदी विरोधियों को राजनीतिक मनोरंजन से अधिक कुछ भी नहीं समझ रहा है। वो लोग यही समझ रहा है कि ये लोग राजनीति में रहेंगे तो उनका राजनीतिक तौर पे उनका मनोरंजन होता रहेगा। इससे ज्यादा सीरियस मोदी विरोधियों को इस समय देश में कोई नहीं ले रहा है और ना ही कोई लेगा, क्योंकि इन लोगों के असली चरित्र को देश और देश का जनता पहले ही समझ चुका है कि इन लोगों का असली चेहरा, असली
स्वरूप क्या है, इन लोगों ने देश को किस तरीके से लूटा है। तो देखिए, यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी तो थोड़े बहुत खुलासे हुए और खुलासे होना बाकी है। जैसे जैसे खुलासे होंगे वैसे वैसे मोदी विरोधी तिलमिलाते रहेंगे। आप देख लीजिए, इन लोगों का जीना हराम होने वाला है। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों को अपना चेहरा छुपाने का मौका ना मिलेगा, जगह ना मिलेगा चेहरा छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे, और वह होता हुआ दिख रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। इस बार के चुनाव में बहुत सारा विषय लोगों के सामने आने वाला है, जनता के सामने आने वाला है, और ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो पूरे चुनाव के दौरान लोगों को मनोरंजन भी करवाएंगे। उनका चुनावी नाटक शुरू हो गया है, मुंबई से उन्होंने शुरू कर दिया है लोगों के मनोरंजन कराने का, जो अब पूरे चुनाव भर देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।